Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. हेलो गाइस, मेरा नाम अंगराज है और मैं एक जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट हूँ। इंडिया से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स इवेंट्स को मैं हिंदी में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए। स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग को ओवरवेट पे अपग्रेड किया है 4 महीनों बाद, जब उसने देश के स्टॉक मार्केट को इक्वल वेट दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश लंबी अवधि की एक उत्साहित वृद्धि के शुरुआत पर है। एशिया के स्ट्रैटेजिस्ट्स की एक टीम ने इंडिया के इक्विटी रेटिंग को बढ़ाया है और कहा है कि रिलेटिव वैल्यूएशंस अब अक्टूबर से कम है और देश के रिफॉर्म और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा ने एक मजबूत कैपेक्स और प्रॉफिट आउटलुक का समर्थन किया है। फॉरेन ब्रोकरेज ने कहा है कि ये साइकिल में इंडिया को इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में सस्टेन्ड सुपीरियर डॉलर एपीएस ग्रोथ की एक धार्मिक रुख दिखती है, जिससे यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल इक्विटी इनफ्लोज को सपोर्ट करती है। इंडिया पे ये कदम उस समय उठाया गया जब मॉर्गन स्टैनली ने चाइनीज स्टॉक्स की रेटिंग को इक्वल वेट पे घटा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए जबकि चाइनीज सरकार स्टिम्युलस प्लेजेस के रूप में पैसा डाल रही है। फॉरेन ब्रोकरेज ने कहा है कि विकास और मूल्यांकन से जुड़ी चिंताएं बनी हुई है, इसलिए उन्होंने एमएससीआई चाइना की रेटिंग को इक्वल वेट पे डाउनग्रेड किया है। इंडिया की स्थिति चाइना के मुकाबले में बहुत ज्यादा अंतर है। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $2,500 है, जबकि चाइना के लिए ये $12,700 है और यहाँ के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पॉजिटिव है। इसलिए इंडिया शायद एक लंबे समय के उत्साहित वृद्धि के शुरुआत पर है, जबकि चाइना एक समय का एंड कर रहा है। देखिए कि इंडिया में घराना डेट टू जीडीपी सिर्फ 19% है, जबकि चाइना के लिए ये 48% है और सिर्फ 2% इंडियन हाउस होल्ड्स में लाइफ इंश्योरेंस है, ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। इंडिया हमारे प्रोसेस में रैंक 6 से रैंक 1 पे बढ़ गया है। रिलेटिव वैल्यूएशंस अक्टूबर से कम है, जबकि एमएस मैक्रो स्ट्रैटेजिस्ट और बॉटम अप एनालिस्ट स्कोर्स इंडिया के डेकेड के ब्लू पेपर थीसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रेंड्स एफडीआई और पोर्टफोलियो फ्लोज को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इंडिया ने एक रिफॉर्म और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा को ऐड किया है जो एक मजबूत कैपेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा है कि अब इंडिया मॉर्गन स्टैनली के लिए एशिया पैसिफिक एक्स जापान और इमर्जिंग मार्केट्स बास्केट में को ओवरवेट मार्केट बन गया है। इंडिया की वैल्यूएशन प्रीमियम्स इमर्जिंग मार्केट्स और चाइना के मुकाबले में लास्ट अक्टूबर के हाई से काफी कम हो गई है और अब फिर से बढ़ रही है। इंडिया के अभी के जीडीपी लगभग $3.8 ट्रिलियन है, जो कि नॉमिनल टर्म्स में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में इसका 6.8% की वृद्धि का अनुमान है और अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.1% की वृद्धि का अनुमान है। इसी वृद्धि दर के साथ 2027 तक इंडिया नॉमिनल टर्म्स में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पीपीपी टर्म्स में इंडिया पहले हाई $13 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाल ही में पीएम मोदी ने ये लक्ष्य गारंटी किया है कि अगर उनको मौका मिला तो उनके तीसरे कार्यकाल के एंड तक इंडिया को नॉमिनल टर्म्स में भी तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में स्थापित किया जाएगा। इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स और न्यू स्टार्टअप्स पे ध्यान दे रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयारी कर रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, लिथियम आयन बैटरीज शामिल है। वेदांता के साथ एक साथ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के प्लान को छोड़ने के बाद फॉक्सकॉन ने अभी हाल ही में नए 1600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। इसके अलावा इंडिया जल्द ही एप्पल प्रोडक्ट्स के 20% टोटल मैन्युफैक्चरिंग का स्थल बनने वाला है। टेस्ला भी इंडिया में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रहा है। देश में अपर मिडिल क्लास मार्केट ग्रुप पे ध्यान देते हुए टेस्ला ने 20 से 25 लाख रुपए के नए कार्स डेवलप करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा इंडिया ताइवान के TSMC और इंटेल के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ने के लिए बातचीत में है। Amazon जैसे ई कॉमर्स जायंट्स भी देश में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और दुकानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। देश सप्लाई चेन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर पहलू में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और चाइना के ऊपर दुनिया की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है और अपनी सॉफ्ट पावर को सुधारना चाहता है और दुनिया में अपनी खोई हुई शान और गौरव वापस पाना चाहता है। इंडिया सही रास्ते पर है और अच्छी रफ्तार से उड़ान भरने के लिए तैयार है।
अगर वो यही इरादा और प्रगति को बनाए रखे तो इंडिया एक ताकतवर विकल्प और चाइना का प्रतिद्वंदी बन सकता है। अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में हर पहलू में एक बड़ा अंतर है। चाइना अभी भी $20 ट्रिलियन की नॉमिनल अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है और $32 ट्रिलियन की पीपीपी अर्थव्यवस्था के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अभी भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और दुनिया की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। इसकी टोटल एक्सपोर्ट्स $2.8 ट्रिलियन है। ये दुनिया के सप्लाई चेन को आगे ले जा रहा है। ये मेडिकल टेक्नोलॉजीज, स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इंडिया से बहुत आगे है। लेकिन इंडिया ऊपर उठने की तरफ जा रहा है क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और प्रगति के लेवल पर सैचुरेशन दिखाई दे रहा है और वो अंदरूनी डेट क्राइसिस का सामना कर रही है। इंडिया को अभी भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज को सुधारने पे काम करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने अंदरूनी कलेश को सही तरीके से हैंडल करे। हाल ही में मणिपुर और हरियाणा में देखा गया कि कम्युनल राइट्स और बेचैनी ये इंडिया की तस्वीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और इसकी प्रगति और वृद्धि को बहुत कम कर सकते हैं और चाल को धीमा कर सकते हैं। सरकार को देश की अंदरूनी समता का ध्यान रखना होगा और देश में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होगा। इंडिया अच्छा कर रहा है और आगे भी तरक्की करेगा और जल्द ही एक मुख्य ग्लोबल आर्थिक, टेक्निक, स्पेस और मिलिट्री पावर के रूप में उड़ान भरने वाला है।